बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो यह ये हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट MGT 201 की असाइनमेंट नंबर 1 सेमेस्टर फॉल 2022 की। इसकी जो लास्ट डे में यहाँ मेंशन की वो है 15 दिसंबर दी गई है और उसके जो टोटल मार्क्स है वो है 25 है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत स्टूडेंट वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सब मेहनत आपके लिए की जाती है, आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली प्लीज़। और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मतलब इससे रिलेटेड आपके पास अगर कोई भी सवाल आता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। काइंडली वीडियो को समझाने का मकसद ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। जो हमारा यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक जो हमारा है इसे आप एक बार रीडर कर लीजिएगा। केस फिर उसके बाद एक दिया है, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दी हैं, उसके बाद हमारे क्वेश्चन है। उससे पहले नीचे चलते कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, उसे दोबारा देख लेते हैं। तमाम इंस्ट्रक्शन को आप काइंडली खुद से एक बार जरूर रीडर कर लीजिएगा। रूल्स फॉर मेकिंग ये सब चीज़ें आपने तमाम को एक बार रीड आउट आपने ज़रूर करना है। एक बार रीड आउट करेंगे तो आपकी जो सबसे पहले अहम यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, जो फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस है काइंडली इनके ऊपर ज़रूर अमल कीजिएगा। अगर आप इन पे अमल नहीं करते हैं तो ना आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। 0 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, खैर आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं अगर आप इन इंस्ट्रक्शन पे अमल नहीं करते हैं। सबसे पहले मेन जो आपकी इस टाइम जो इंस्ट्रक्शन है वो है कि टाइम्स न्यू रोमन और एरियल आपका फ़ोन का जो स्टाइल होना चाहिए और साइज़ होना चाहिए 12। दूसरा आपकी जो असाइनमेंट होगी वो MS वर्ड में होनी चाहिए। तीसरा ये कि आपकी जो आप आंसर सोल्यूशन लिखेंगे, आपका सोल्यूशन का जो टेक्स्ट का कलर होना चाहिए वो ब्लैक या ब्लू होना चाहिए। इन दोनों में से कोई और अगर कलर होगा, मतलब रेड कर देते हैं या येलो कर देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो भी सिंपली चलते अपनी असाइनमेंट की तरफ। ये तो हमारी इंस्ट्रक्शन हो गई। अब यहाँ पर हम असाइनमेंट को समझ लेते हैं, हमें इसमें हमारे से पूछा क्या गया, हमें बताना क्या है। सबसे पहले केस ये, केस को समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं डिवाइडेंड इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर कॉमन शेयर होल्डर्स एंड कंपनीज ट्राई टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ थ्रू डिफरेंट डिवाइडेंड पॉलिसीज़। ये जो डिवाइडेंड है वो एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया है कॉमन शेयर होल्डर का। मतलब डिवाइड करना मतलब उसके दो, किसी भी चीज़ के 2 हिस्से करना या उसको जुदा करना। एक कह रहे हैं कि कॉमन शेयर होल्डर का जो है कॉमन इनकम का मेथड बन गया, सोर्स बन गया है। कंपनीज ट्राइंग टू इंक्रीज शेयर होल्डर, जो कंपनीज है वो अपने शेयर होल्डर को बढ़ाने के लिए, अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए डिफरेंट डिवाइडेंड पॉलिसीज़ को इस्तेमाल करती हैं। आगे क्या कह रहे हैं, अदर देन प्रॉफिटेबिलिटी डिविडेंड पेमेंट आल्सो डिपेंड्स अपॉन ग्रोथ रेट एंड द रिटेंशन रेशियो ऑफ अ कंपनी। कह रहे अगर प्रॉफिटेबिलिटी से हट के हम देखें तो डिविडेंड पेमेंट के थ्रू ये ग्रोथ पे भी डिपेंड करती है। ग्रोथ रेट जो आपको होता है कंपनी का उस पर भी डिपेंड करती है, और उसका रिटेंशन जो रेशियो होता है, जो उसकी जो ग्रोथ है उसका भी असर पड़ता है, उस पर भी इसका बहुत असर होता है, अफेक्ट होता है। आया कह रहे, a company's policies regarding growth of the dividend also affect the intrinsic value of the common shares and ultimately guides the investor to buy or sell the shares of a company। कह रहे कंपनी है वो रिगार्ड करती ग्रोथ से रिलेटेड डिटेल्स को डिवाइड करती है, अफेक्ट करती है इंट्रिंसिक वैल्यू को, जो कॉमन आपके शेयर होते हैं, अल्टीमेट गाइड करती है इन्वेस्टर को कि वो कब खरीदें और कब उसको बेचें। अब आगे क्या कह रहे हैं, सानिया हैज़ इन्वेस्टेड इन द शेयर्स ऑफ 3 कंपनीज and now she wants to evaluate the performance of shares to take further investment decision। ये सानिया एक लड़की है, उसने इन्वेस्ट किया है शेयर्स में, कंपनीज के 3 कंपनीज हैं उनके शेयर में उसने इन्वेस्ट किया है। तो हमने बताना है, चेक करना है, एवोल्यूट करना है कि हर शेयर की जो है, हर कंपनी की जो शेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, ताकि वो अपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स को देखकर उस पर मतलब उससे अपनी जो रिसर्च करके देखे कि इन्वेस्टमेंट अब और करी या नहीं। बेस्ड ऑन गिवन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग शेयर्स ऑफ द 3 कंपनीज, कह रही है जो आपको इंस्ट्रक्शन दी है इसके मुताबिक जो आपको 3 कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, यू आर रिक्वायर्ड टू गाइड सानिया रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिक ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। तो हमें गाइड करना है सानिया को परफॉर्मेंस के लिहाज से शेयर्स जो आपके बेसिस हैं उनके ऊपर। तो नीचे चलते देख लेते हैं। ये हमारी आगे 3 कंपनी, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ 3 कंपनीज।
अच्छा, आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं बताता हूँ, केस में हमें बताया गया है जो डिवाइडेंड का किस तरह वो डिवाइड कर दे, इसके थ्रू कंपनी ग्रोथ रेट जल्दी बढ़ती है। डिवाइडेंड के बारे में से बताया गया है, उसी कंपनी का प्रॉफिट भी आप ज़्यादा कमाते हैं और कंपनी की ग्रोथ रेट, मतलब कंपनी ऊंचाइयों तक काफ़ी जाती है। फिर एक लड़की को बताया कि उसने 3 कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, वो चाहती है कि उनको तीनों कंपनी की डिटेल्स पता चलें कि वो फर्दर किस में इन्वेस्ट को करना चाहिए कि नहीं। अब हमारे पास 3 कंपनीज का ना यहाँ पर नए मेंशन की गई हैं, वो उनके बारे में हमने रिसर्च करना है कि इसमें यानी कि उसकी जो इन्वेस्ट किया सानिया ने, उसके मुताबिक अब उसको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, हम उसको ये कैलकुलेट करना है। तो नंबर 1 कंपनी में देख लेते हैं कंपनी के बारे में क्या कह रहे हैं। कंपनी ए एज इशूड शेयर्स एट पर वैल्यू ऑफ ₹10। कंपनी ए के जो शेयर उन्होंने इशू किए हैं वो उनकी जो वैल्यू ₹10 है, पर वैल्यू जो है ₹10 है। द कंपनी हैज़ पेड डिवाइडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर लास्ट ईयर विच इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली। कह रहे जो कंपनी का जो पेड था जिसने डिवाइडेंड किया था वो 3 पर शेयर था लास्ट ईयर के हिसाब से, एक्सपेक्टेड था कि कंटिन्यू लेगा इनडेफिनेटली। करंटली द शेयर्स आर सेलिंग एट ₹15 पर शेयर एंड रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न फॉर सच इन्वेस्टमेंट इज 15%। तो अभी अगर देखा जाए तो करंटली का जो शेयर का सेलिंग जो प्राइस है वो 15 पर शेयर है, जो रिटर्न रेट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर जो बनता है वो बनता है 15%, मतलब 15% आपको अब मिलेगा इसका। ये कंपनी ए की बात होगी। अब कंपनी बी में देख लेते हैं। कंपनी बी हैज़ इशू शेयर्स एट अ पर वैल्यू ऑफ ₹545। जो कंपनी बी का जो वैल्यू ऑफ शेयर है पर वैल्यू के हिसाब से वो है 45 है। द कंपनी हैज़ करंटली पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹8 पर शेयर which is expected to grow at a rate of 10% for the next 3 years, and after that it is expected that growth rate will be decline to 6% for indefinite period। कह रहे कंपनी का जो करंटली जो पेड डिविडेंड है वो 8.5 पर शेयर के हिसाब से चल रहा है, उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ग्रो करेगा, बढ़ेगा 10% अगले 3 सालों के अंदर, लेकिन उसकी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है विल डिक्लाइन 6%, मतलब 6% उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गई है इनडेफिनेट पीरियड की वजह से। करंटली द शेयर्स आर सेलिंग एट ₹98 पर शेयर एंड रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न फॉर सच इन्वेस्टमेंट इज 16%। अब कह रहे अगर अभी के लिहाज से देखा जाए तो जो शेयर की जो सेलिंग वैल्यू है रुपये है वो 98 पर शेयर है, और उसका जो रिक्वायर रेट है वो रिटर्न करेगा इन्वेस्टमेंट करने वालों को 16%, मतलब 16% उस पर आपको मिलेगा। आगे क्या कह रहे हैं, कंपनी सी के बारे में कह रहे हैं। नंबर 3 जो है, कंपनी सी हैज़ इशूड शेयर्स एट पर वैल्यू ऑफ ₹20। जो कंपनी सी के जो शेयर्स पर वैल्यू है वो है 20 है, उन्होंने इशू किए थे। द कंपनी हैज़ पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर लास्ट ईयर which is expected to grow at a rate of 10% a year for indefinite future। तो अब कह रहे तो कंपनी जो थी उसने पेड किया, डिवाइडेंड किया है 2 पर शेयर को लास्ट ईयर के हिसाब से, उसकी एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ रेट थी वो 10% थी, जो इंडेफिनेट जो 1 साल बाद जो a year for indefinite future। आगे कह रहे करंटली द शेयर्स आर सेलिंग एट ₹32.5 पर शेयर and required rate of return for such investment is 18%। कह रहे अब के करंटली जो शेयर्स की जो सेलिंग वैल्यू है वो है ₹32.5 पर शेयर, मतलब उसकी वैल्यू जो पर शेयर है वो 32.5 है। तो उसका जो रिक्वायर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होगा, जो पर आपकी बचत होगी, मतलब जो आपको मिलेगा वो 18% होगा। तो यहाँ तक हमारा 3 कंपनी के हमने शेयर्स की डिटेल ले ली। ये 3 शेयर्स हैं, उनकी ये डिटेल्स वगैरह हैं। तो अब क्वेश्चन रहेगा हमें क्वेश्चन में बताना क्या है, इससे रिलेटेड ये सारे सवाल का अपने जवाब देना है। तो हमारे को पता चल गया कि हमारे पास ये डिटेल्स है, ये कंपनी का ये डेटा है। तो वीडियो मेरे को पता है थोड़ी लेंथी हो जा रही है, लेकिन अगर जो स्टूडेंट समझना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर चाहते हैं, वो वीडियो को एज इट इज़ देखते रहें। अगर जो नहीं देखना चाहते इस ऑन यू, मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता समझने के लिए, आप डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट लास्ट में क्लिक करके आप सोल्यूशन देख सकते हैं। तो सिंपली अब रिक्वायर्ड क्या हमारे पास, ये हमारे पास 3 सवाल दिए हैं। अच्छा, इन्होंने मार्क्स भी डिवाइड कर दिए ताकि हमारे को एक हो कि हम मार्क्स को के लिहाज से आंसर को अहमियत दें, उतना ही उसको प्रॉपर वे में करें। अब पहला जो है ए पॉइंट है वो 3 मार्क्स का है, दूसरा 19 मार्क्स का,
और चौथा भी, तीसरा भी जो सवाल, दूसरा 19 मार्क्स का, तीसरा भी 3 मार्क्स का है। तो पहला जो सवाल है उसे समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। कह रहे आइडेंटिफाई डिवाइडेंड पॉलिसी यूज बाय ईच कंपनी। कह रहे आइडेंटिफाई करो जो डिवाइडेंड पॉलिसी है ईच कंपनी ने जो इस्तेमाल की है उसके हिसाब से हमें बताएं कि कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल की है हर कंपनी ने। अब 3 कंपनियां हैं, अब हमने इसका बताना है इन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज, डिवाइडेंड पॉलिसीज जो है इस मैंने कि अपनी यूज़ की हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपली चलते हुए हमें सोल्यूशन की तरफ, इसको मैं थोड़ा, ये हो गया, ये हमारा गया असाइनमेंट। मैं चलता हूँ सोल्यूशन 1 की तरफ, ये आ गया हमारा सोल्यूशन 1। यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन किया नो ग्रोथ मॉडल। जो पहली जो कंपनी थी उसका जो डिवाइडेंड पॉलिसी थी वो नो ग्रोथ मॉडल के ऊपर थी, जबकि जो दूसरी कंपनी थी उसका था 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल, मतलब उसके 2 स्टेज थे ग्रोथ मॉडल के। जबकि जो तीसरी कंपनी थी, कंपनी सी, उसकी जो मॉडल था डिवाइडेंड जो पॉलिसी थी वो थी कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। ये 3 इसके जो हैं डिवाइडेंड जो पॉलिसीज थी ईच कंपनी ने यूज़ की थी। तो अब हमने सबसे पहले हमारे पास आता है, एक सेकेंड तो मैं 12 से बड़ा कर देता हूँ। अब इस पर हमारे पास आता है कि हमने ये आइडेंटिफाई कैसे किया है। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा नो ग्रोथ मॉडल के बारे में। सिंपली नो ग्रोथ में क्या है, देखिए आप यहाँ पर देखें कंपनी ए ने जो शेयर किए हैं सिंपली टू द पॉइंट, इसमें कोई ग्रोथ के हिसाब से नहीं है। क्या पर वैल्यू उसकी 10 है, उसने इस लिहाज से सेट किया था, उसके ऊपर उसको ये % मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के बाद। ये टू द पॉइंट होगी नो ग्रोथ मॉडल कहलाएगा। सेकेंड के कंपनी बी में क्या है, उसने जो पर वैल्यू थी उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया, उसके बाद उसके बाद 10% ग्रोथ किया, फिर 3 साल का आगे मतलब डबल गया, फिर 3 साल का दोबारा कहा कि उसके नेक्स्ट 3 साल के लिए 6% ग्रोथ होगा, 6% पर डिक्लाइन हुआ, उसके बाद 98 पर शेयर चला गया, उसके बाद जो उसकी जो थी 16% जो इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट मिला। मतलब ये जो सिंपल जो बी कंपनी बी है इसके 2 स्टेज हो गए ग्रोथ मॉडल के। एक में थोड़ी अप हुआ, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर दूसरे में आ गई है इसकी ग्रोथ हुई। तो ये 2 स्टेज ऑफ ग्रोथ मॉडल आ गए। जबकि सी में देखें इसने सिंपली जो है 20 पर शेयर था उसको डिवाइड किया, 10% लिया, लेकिन उसने ईयर के हिसाब से, साल के हिसाब से सेट किया, दोबारा से वो शेयरिंग सेलिंग वैल्यू थी वो उसके वजह से बाद बढ़ गई और 18% रहा। मतलब इसमें से कोई ना ही नो ग्रोथ में जाएगा या ना ये डबल है, ये सिंपल कांस्टेंट में जा रहा है, इसको कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, ये हमारे 3 मॉडल हो गए। ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 ए का आंसर हो गया। उसके बाद सिंपली चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच शेयर। मतलब जो इंट्रिंसिक वैल्यू हर शेयर की जो बनती है हमें उसे करना है। हमारे पास 3 कंपनियां हैं, हमने 3 कंपनियों का एक करके फाइंड करना है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब किस तरीके से फाइंड करेंगे, सिंपली अपनी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग। यह कि हमारा सोल्यूशन सबसे पहले हमने कंपनी ए का हमारा क्या पूछा गया है, ये पूरी डिटेल्स आ गई हैं कि उसका ये शेयर है। अब हमने क्या निकालना है, उसकी सबसे पहले वैल्यूज हम पुट निकाल लेंगे कि वैल्यूज हमें क्या क्या दी गई हैं। सबसे पहले हमने निकाल लिया कैलकुलेशन की हेडिंग डाल दी, जिसके बाद हमने कहा कि हमारे पास गिवन जो वैल्यू है वो ये है। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, पर वैल्यू जो हमारा शेयर था ऊपर यहाँ पर मेंशन है सब कुछ चीज़ें, वही एज इट इज यहाँ पर एक डेटा बन रहा है वहाँ पर लिखी गई है। 10 रुपीज़ जो पर वैल्यू आपका शेयर था, उसके बाद आपका जो मार्केट प्राइस का जो बन रहा था, ये देखिए लास्ट में है वो पड़ा 15 पर, मतलब मार्केट प्राइस को 15 हो गया। उसके बाद जो लास्ट ईयर डिवाइडेड प्राइस थी उसकी, लास्ट ईयर के सब्जेक्ट लिखा हुआ जिन्होंने कंपनी इस पर डिवाइडेड ऑफ ₹3 पर शेयर लास्ट ईयर, तो हमने यहाँ पर निकाल लिया। लास्ट ईयर को हमने क्या यहाँ पर डिनोट किया, डी से किया, DO ₹3 पर शेयर, मतलब 3 पर शेयर था। उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न, मतलब क्या आपको रेट, कितना रेट ऑफ रिटर्न मिला 15%, तो हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 0.15 हमारे पास आ रहा है, 15 सॉरी। तो रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास है 0.15। तो ये जो हमारा जो पहला वाला है वो है, हमने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, ये नो ग्रोथ मॉडल है। उसके बाद सिंपली मैंने फॉर्मूला यहाँ पर क्या, इसमें नो ग्रोथ मॉडल का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा V=D/R, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब सिंपली हमने क्या करना है, इसके ऊपर वैल्यूज पुट करनी है। डी हमारा क्या है, 3 पर शेयर जो हमारा शेयर है उसके बारे में है, और आर हमारा क्या है, आर हमारा जो है वो है रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर मैं आगे मेंशन करते हैं, मैंने मेंशन नहीं किया कि आपको पता चलता है कि आर है क्या, आर हमारा रिटर्न ऑफ जो हमारे को रेट रिटर्न मिल रहा है वो है। सिंपली हमने वी अब क्या करना है, वी फाइंड करना है। चलें अब फाइंड कर लेते हैं, सिंपली वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज की डी की वैल्यू थी 3, आर की वैल्यू थी 0.15। सिंपली इनको हमने सामने रख के डिवाइड किया है तो ₹20, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। बहुत ही ईजी था, इंटरेस्ट वैल्यू हमारी आ गई, वी आ गई 20। अब हमें डिसीजन आगे देना है, क्यों
इट शुड बी परचेज बिकॉज मार्केट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। कह रहे ये जो शेयर है इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए मिस सानिया को, ताकि क्योंकि इसकी जो मार्केट प्राइस है वो लेस है इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि इसकी मार्केट प्राइस फिलहाल कम चल रही है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या चलते हैं, वो नंबर 2 को कर लेते हैं, नंबर 2 को भी डिफाइन कर लेते हैं। हमें क्या पूछा गया था, मैं दोबारा जा रहा हूँ उस पर, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ई शेयर। हमने हर उसकी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी है। और ऊपर हमें बताया गया था एक मेन क्वेश्चन था, वो ये भी था, उसको हमने हेल्प करनी कौन सी वैल्यू शेयर पे वो इन्वेस्ट करे, उसी से रिलेटेड उसको हमने मद्देनजर रखते हुए आगे काम कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट बार हमारा जो हम लोग अब सबको कैलकुलेट कर रहे हैं, उस हिसाब से नंबर 1 जो है सूट कर रहा है, हमने कहा है सूट है। लेकिन अब दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरी कंपनी बी का सारा स्ट्रक्चर डेटा आ गया हमारे पास। यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज़ थी वो सब हमने क्या करनी है, सारी की डेटा बना के पुट करनी है। तो गिवन वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिख दिया, गिवन वैल्यूज़ पर वैल्यू जो शेयर की थी वो है 45 सेम है, मार्केट प्राइस उसकी जो है 98 है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारे पास डिविडेंड जो प्राइस है वो डी है, 3 पर शेयर है इसकी। इंडिविजुअल ग्रोथ रेट इसका है 10%, इसकी देखिए ये 2 थी, ये हमारी जो नंबर 2 शेयर है 2 कंपनी वो है 2 स्टेज ग्रोथ पे है, इसका 2 स्टेज पे काम हुआ था, तो उसके 2 के तरीके से काम हुआ। जो फर्स्ट ग्रोथ रेट है उसका क्या था, वो था 10%, तो कांस्टेंट ग्रोथ जो उसका हमारा इसका था वो था G2 6%। जो उसका जो रिटर्न मिला है, रेट ऑफ रिटर्न मिला है वो है 16%, उसको जब हम डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.16। तो सिंपली इस बात हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3, तो V2 इज इक्वल टू है 3 माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। फार्मूला ऑफ कैलकुलेशन यूज़ करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए, V2 इज इक्वल टू DN प्लस 1, N है नंबर हो गया, R माइनस G2, R हो गया हमारा वही ग्रोथ रेट। ठीक है, अब यहाँ पर डिफाइन नहीं किया 1 ग्रोथ रेट है, ग्रोथ 2 है, यहाँ से मैंने फार्मूला पुट किया। उसके बाद G²। अब आगे बढ़ते हैं सिंपली सॉल्यूशन में, अपना कैलकुलेशन सबसे हम कर रहे हैं फर्स्ट ग्रोथ के लिए कर रहे हैं V1 के लिए। तो हमने क्या कर दिया, पहले साल में उसका क्या था, D क्या है उसका शेयर वैल्यू, उसके बाद हमारा जो है G क्या है, ये रहा 10% का, सॉरी यहाँ पर मैंने इसको कैलकुलेट इसका भी नहीं किया, 0.1 हमारा पास है डेसिमल में, जबकि 6% का बनता है 0.6। ये हमने फर्स्ट वैल्यू उसकी निकाली है ग्रोथ रेट की, G हमारी ये यहाँ पर हमने पुट की सिंपली, तो हमने इसको सॉल्व करना है। n+1 था, n प्लस को हमने क्या कर दिया, नंबर और +1 था, 1 प्लस G कर दिया, 1 प्लस G की वैल्यू हमारे पास 1 था, G की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.1, और D की वैल्यू हमने कर दी 8.5। पहले सबसे की वैल्यू क्या थी 8.5 थी, दोबारा मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ये रहा पर शेयर जो उसकी डिवाइड मिली थी वो थी 8.5। अब उसके हिसाब से हमने 3 साल के अरसे में किस तरीके से वो बढ़ा वो हमें सारा निकालना है। फर्स्ट ईयर में उस पर जो इन्वेस्ट हुआ, मतलब फर्स्ट ईयर की जो वैल्यू है निकाल ली हमने, उसमें 8.5 जो हमारा था पेज पर शेयर था, 1 प्लस 0.1 क्या इसको ग्रोथ रेट है, इसको मैंने प्लस किया तो सिंपली हमारे पास है। मैंने एग्जैक्ट में अगर आप चाहें तो यूँ अलग अलग भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट एक ही रो में इसको कंप्लीट किया, ये इसका विषय है। चलिए यूँ ही कर लेता हूँ साथ साथ आपको, ताकि क्लियरली समझ भी आ जाए। हमने निकाल ली उसकी वैल्यू, डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 8.5 थी, हमारे पास आ गई 1 का 1 आ गया एज इट इज़, प्लस जी हमारे पास आ गया। उसमें हमने सिंपली वैल्यूज़ पुट की हैं, इस साथ साथ में आपको तो क्लियर आप समझ आएगा। हमने वैल्यू सिंपली पुट की है, जी की जगह 0.1 ग्रोथ रेट हमारा था 0.1, 1 की जगह एग्जैक्टली 1 आ गया, डी की वैल्यू 8.5 थी, तो सबसे पहले मैं कहता प्लस कर लेंगे, 1 प्लस 0.1 किया तो 1.1 हो गया। अब 1.1 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 8.5 से, तो सिंपली मेरे पास आंसर आ गया 9.35। अब सेम 9.5 को रखेंगे, अब हमारा जो वैल्यू होगी डी की, हमारा जो ग्रोथ जो हमारा था पर शेयर्स की जो डिवाइडेड वैल्यू थी वो 9.35 होगी। अब सिंपली सेम इसी तरीके से करना है, वैल्यू सारी वही होंगी, सिर्फ हमारा शेयर बढ़ गया है। अब एग्जैक्टली मैं आपके साथ ये भी इसको भी इसी तरीके से कर लें। हमने 3 साल का था, 3 टाइम्स का ग्रोथ रेट हुआ था, 2 बार इसका था, ये रहा सिंबल। अब इसको मैं इधर आ जाओ और इधर सेम ऊपर जो कैलकुलेशन वही यहाँ पर हुई है, वैल्यू सारी वही है, सिर्फ डी की वैल्यू चेंज हुई है। D1 हमने कर दिया है, 9.35 था, उसको मल्टीप्लाई हुआ, पहले 1 प्लस 0.1 से प्लस हुआ, फिर मल्टीप्लाई हुआ 9.35 से हमारे पास आ गया 10.29।
अब 10.2 वैल्यू 9 वैल्यू की हमारी सिंपली इसको फिर वैल्यू कर गए एयर 3 के अंदर, तो लास्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है 11.31। सेम कैलकुलेशन हुई है, सिर्फ डी की जो वैल्यू यहाँ पर थी, यहाँ मेरे पास निकल आई थी 10.21, हमने वो आगे पुट करनी है, तो हमारे पास 11.31 आ गया, ये ग्रोथ रेट 1 का आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमने करना है प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। एयर वैल्यू एयर 1 आ गया, डी डिवाइड बाई 1 प्लस आर इज इक्वल टू 9.35। हमारे पास जो वैल्यू क्या थी, हमारे पास आई थी 1 की जो आई थी हमारे पास वो थी 9.35। सिंपली जो ग्रोथ रेट हमारा जो है 2 है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है निकाल लेते हैं, वो है 0.6। ये एग्जैक्ट हमने यहाँ पर लिखी है, ज़्यादा नीचे आ गया, ये रहा। सिंपली इस बार वही 0.16 हम यूज़ करते रहेंगे और सिंपली कैलकुलेशन हुई है लास्ट में 8.06। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड की निकाल के हमारा जो ऊपर एयर के हिसाब से निकला था ना, हम उसी के ऊपर सर्च करेंगे। अब हमारा सेकंड क्या था 10.29 था, 10.2 निकल गया था, 10.29 हमने यहाँ वैल्यू पुट की, आगे हमारा आ गया वैल्यूज़ आ गई, उसको सिंपली सॉल्व किया, हमारे लास्ट में आ गया 7.62। फिर थर्ड हमारी क्या आई थी वो थी 11.31, वो हमने इसको पुट करना है प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से, तो सिंपल उसको उसी तरह कैलकुलेट हुआ है, लास्ट में हमारे पास आ रहा है 7.25। ये तीनों एयर की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हमने क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। V1 हमने इसको सिंपली फॉर्मूले पुट कर दिया, V1 इज इक्वल टू हो गया, तीनों वैल्यू को हमने प्लस किया आपस में, तुम्हारे पास टोटल आ रहा है V1 आ गया 22.93। फिर अब V2 के लिए हमने इसको कैलकुलेट करना है। V2 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, V2 इज इक्वल टू DN+1 स्लैश डिवाइड बाय R माइनस G2। सिंपली फिर इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, हमारा था V2 इज इक्वल टू D3 प्लस, मतलब D की जगह हमारी आ गई, N की जगह हमारी थी वो वैल्यू है, हमारे पास D3 है, मतलब 3 हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी है, और हमारे पास R माइनस G2 एग्जैक्ट वैसे ही रहेगा। अब हमें D4 के लिए कैलकुलेशन करनी है। अब किस तरीके से D4 कैसे हो गया, 3 + 1 होगा तो D4 हो जाएगा। ठीक है, तो D4 हमने सिंपली कहते हैं इज इक्वल टू है D31 प्लस G2 के, R के जो वैल्यू वर्थ 1 थी यहाँ पर पुट कर दिए, हमने कहते हैं D4 के इक्वल है, क्यों है 3 + 1 करके तो D4 ही बन जाएगा, एग्जैक्टली दोनों सेम है, हमने हमेशा कहते हैं वो D4 कहलाएगा। D4 हो गया D31 प्लस G2, D3 की हमारा वैल्यू क्या है 7.25, उसके अंदर हमने 1 की वैल्यू वैसे ही, G2 हमारे पास क्या था 0.06 था, उसको हमने प्लस किया यहाँ पर, उसको हमारे को मल्टीप्लाई करेगा 7.25 से, D4 हमारा आ गया 7.68। अब V2 के लिए हमारे पास क्या होगा, दोबारा से जो फॉर्मूला था उसी के अंदर, सॉरी अब हमारा जो ये फार्मूला होगा, अब ये माइनस हो रहा है, यहाँ पर ऊपर प्लस हुआ था, अब यहाँ पर माइनस हो रहा है। सिंपली वैल्यू सारी वही पुट किए, सिर्फ माइनस हो गया, यहाँ पर देखें माइनस होगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू चेंज को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास V2 आ रहा है 76.8। अब उसको हम प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से सर्च करेंगे, मतलब प्रेजेंट जो वैल्यू हमारे पास थी उसके अंदर पुट करेंगे। हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो 76.8, जो हमारा टोटल बन रहा है 1.16 है, उसको क्यूब कर लेंगे 1.56 आएगा, उसमें हम उसको मल्टी डिवाइड करेंगे 76.8 से, तो हमारे पास आ रहा है V2 आ रहा है 49.23। अब दोनों वैल्यू को जो हमारी जो वैल्यूज़ आई थी उनको पुट कर मतलब ऐड कर लेंगे, V1 प्लस V2 को ऐड किया, ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, फिर टोटल हमारे पास आ रहा है 71.86। टोटल हमारे पास निकल के आया, इंटरेस्टिंग वैल्यू आई हमारे पास 71.86 आ गया, V हमारा निकल के आ चुका है। मार्केट प्राइस क्या थी, डिसीजन हमारी थी 98 थी, तो डिसीजन उसको क्या लेना चाहिए, हमने यहाँ पर फाइंड करना है, ये निकाल रहे, तो उसकी वैल्यू पर 71.98 पड़ा है, तो हमने यहाँ पर कह दी ये जो उसकी जो है वैल्यू है वो ओवर वैल्यू है, इसको परचेज नहीं करना चाहिए। मतलब जो शेयर की वैल्यू यहाँ पर दिखा रहे हैं 71.98 हो गई है, मतलब उसकी मार्केट राइट देखें आप 98 है और उसकी वैल्यू देखें आप, मतलब ये ओवर वैल्यू है, इसलिए इसको प्राइस को परचेज नहीं करना चाहिए इस स्टॉक को। अब कंपनी 3 की तरफ चलते हैं। कंपनी 3 में तमाम वैल्यूज़ वही हैं जो आपको मैंने समझाया था, उसको वैल्यूज़ को पहले डेटा निकाल लेते हैं। पर वैल्यू जो कंपनी 3 का था वो है ₹20 है, मार्केट प्राइस की जो है 32.5 है। आगे निकाल लेते हैं, लास्ट ईयर जो उसका डिविडेंड था वो था DO ₹2 पर शेयर था, ग्रोथ रेट उसकी जो है वो 10% है, 0.10 हो गया, और उसका जो रिटर्न रेट है वो है 18%, मतलब 0.18। ये जो है वो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है। सिंपली इसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया, V इज इक्वल टू ग्रोथ मॉडल का जो फॉर्मूला है वो है V इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई R माइनस G। R जो हमारी ग्रोथ रेट है, और सॉरी R हमारा रिटर्न है, G हमारा ग्रोथ रेट है। सिंपली वैल्यूज पुट होंगे फॉर्मूले के अंदर,
ये हमारा आ गया फार्मूला। 2D की वैल्यू हमारे पास क्या है, पर शेयर थी वो 2 थी, 1 का 1 आ गया, 0.1 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ग्रोथ रेट। तो सिंपली इसको हमने सॉल्व करना, 1 + 0.1 हो गया, तो हमारे पास आया 1.1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास D1 आ गया 2.2। सिंपली अब इस D1 की हमारी जो वैल्यू आई है हमारा को निकालनी है, निकाल हमने उसको पुट करेंगे यहाँ पर, पुटिंग वैल्यूज फॉर्मूला के अंदर हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। D1 हमारे पास आ गया 2.2, R हमारे पास वैल्यू थी 0.18, तो G हमारे पास है 0.10। सबसे पहले दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, हमारे पास आता है 0.08, इसको डिवाइड करेंगे 2.2 से, तो हमारे पास V की वैल्यू आ गई 27.5। सिंपली हम इस पर डिसीजन लेंगे, इंटरेस्ट वैल्यूज की जो बनती है वो है 27.5। डिसीजन हमने क्या लेना है, आपकी मार्केट प्राइस 32.5 थी और अब इसकी जो वैल्यू की वो 27.5 हो गई है, तो हम कह देंगे यहाँ पर सिंपली देखें वैल्यू जो है गिर गई है, इंटरेस्ट वैल्यू चूज की है वो गिर गई 27.5 है, जबकि मार्केट प्राइस की थी 32.5। तो ये विच इज़ मोर देन इंटरेस्ट वैल्यू सो विल नॉट परचेज। इसकी जो वैल्यू है मार्केट प्राइस की इंटरेस्ट वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी जो वैल्यू थी उससे ज़्यादा होगी मार्केट प्राइस, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी परचेज नहीं करेंगे। तो ये क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी जो था, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 था, वो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर तीनों कंपनी का हमने निकाल लिया है। इसमें क्या हमारे पास जो है जो वैल्यू है उसके मुताबिक मार्केट प्राइस ज़्यादा है, इसलिए इसको परचेज नहीं करना है। जबकि बी में क्या था, बी में हमारे पास जो मार्केट प्राइस थी वो 98 थी, उसकी इंटरेस्ट वैल्यू कम थी, ये ओवर वैल्यू हो चुकी थी, इसलिए इसको हमने परचेज नहीं करना था। जबकि ए में क्या था हमारे पास, ए में लेके चलते हैं, ये आ गया मार्केट प्राइस की 98 थी, उसकी इंटरेस्ट वैल्यू थी 71.9। ये जो एवर वैल्यू ये सॉरी ये सेम आ गया। ए की तरफ चलते हैं, हमारे पास ए ये रहा, किधर गया, ये रहा मार्केट प्राइस की, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए डिसीजन मैंने क्या करा, मेंशन किया कि इसकी जो मार्केट प्राइस थी वो 15 थी, जबकि इंटरेस्ट वैल्यू मतलब इसको जो प्रॉफिट वगैरह चीज़ वगैरह वो 20 रुपीज़ हो गया, तो इसलिए इसको मार्केट प्राइस किसकी कम है, इसलिए इसको परचेज कर लेना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट सी की तरफ। अच्छा क्वेश्चन तो इधर लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। क्वेश्चन सी में क्या कह रहे हैं, एनालाइज वेदर ईच शेयर इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यू। हमने एनालाइज करना है कि हर शेयर जो तीनों पर जो कंपनी जिनका शेयर जो है वैल्यू है, अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। ये समझ हमने तक क्वेश्चन नंबर 2 में निकाल चुके हैं कि कौन सा ओवर वैल्यू है कौन सा अंडर वैल्यू है। सिर्फ हमने यहाँ पर मेंशन कर देना, पहला वाला अंडर वैल्यू था, बाकी दोनों जो हैं 2 और 3 कंपनी के मतलब बी और सी कंपनी के वो है ओवर वैल्यू, जो मैंने भी आपको बताया यहाँ पर बाकायदा मेरे डिसीजन में मेंशन भी किया है। उसको कौन सा खरीदना चाहिए, तो फिर मिस साइनिया को मतलब कौन सा फिर खरीदना चाहिए वो है अंडर वैल्यू वाला जो ए है, नंबर 1 है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा पार्ट सी था। क्वेश्चन का हमारा जो पार्ट सी है मतलब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, वो भी हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, किस तरीके से ये हमारे आंसर निकले हैं। जिन स्टूडेंट्स ने शुरू से एंड तक देखा उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे किस तरीके से सवाल आपका हुआ है इसको। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपकमिंग जो भी असाइनमेंट है उसमें भी आपकी हेल्प होती है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मतलब किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग and please subscribe the channel.